स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम आदिकाल पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 तक हम देख लिया, आज हम पार्ट 3 में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 102 है, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10, 8। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। अलवार संतों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? तो 12 मानी गई है। आगे बढ़ते हैं। न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर कोई दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न ही उसे छोड़कर यह कथन किसका है। यानी यह कथन है, न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का, राम कुमार वर्मा का, नामवर सिंह का या राम स्वरूप चतुर्वेदी का? यह कथन किनका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये बच्चन सिंह जी का है। किनका है? बच्चन सिंह जी का है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या भारतेंदु हरिश्चंद्रन में? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कह सकता। देखिए ऊपर था पुरानी हिंदी किसने कहा, यहाँ है अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कह सकता। यह कथन किसका है? यानी किस विद्वान ने कहा है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कह सकता? रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राम स्वरूप चतुर्वेदी ने? तो क्या आंसर होगा बताइए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कह सकता। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर या गारसा द तासी? तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं कौन है आप बताइए? बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में यह पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार जो हैं वो गारसा द तासी हैं। कौन है? गारसा द तासी हैं। इनका इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था बताइए? तो इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंडोये हिंदुस्तानी, जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का इनका श्रेय है। इन्होंने इसके 2 खंड में इसका प्रकाशन था। प्रथम खंड 1839 और द्वितीय खंड 1846 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षित जनता के प्रवृत्तियों के अनुसार होने वाले परिवर्तन के आधार पर साहित्यिक रचनाओं का पहली बार काल विभाजन कब हुआ? यानी शिक्षित जनता के प्रवृत्तियों के अनुसार, याद रखिएगा प्रवृत्तियों के अनुसार जब भी चर्चा हो जाए तो आपका सीधा सीधी आंसर रामचंद्र शुक्ल जी का होगा। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो साहित्यिक इतिहास ग्रंथ था जिसमें काल विभाजन किया गया था, उसका रचना काल तो आप जानते 1929। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1929। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित साहित्य इतिहास ग्रंथों का सही अनुक्रम है। यहाँ जितने भी साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं इनका प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सम्मेलन करना है सही अनुक्रम। तो आप ही बताइए कौन होगा? यहाँ है ऑप्शन में शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का विमर्श या भाषा काव्य संग्रह? तो बताइए इसमें क्या होगा? मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका और भी ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन को देख लें। यहाँ देखिए भाषा काव्य संग्रह, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का विमर्श। तो शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, इससे पहले तो ये आया है और इससे पहले भाषा काव्य संग्रह आया है। भाषा काव्य संग्रह जो है महेश चंद्र शुक्ल जी का है जिसका रचना काल 1873 है। कितना है? 1873। शिव सिंह सरोज का कितना है? 1883। मिश्र बंधु विनोद का कितना है? तो इसका 1913 1934 है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। प्रतियोगी परीक्षा में
ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है, मिलान वाला। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर यूजीसी नेट। इसके अलावा अब तो सभी प्रतियोगी परीक्षा में जो है मिलान वाला जो है बहुत सारा मिलने लगा है, तो सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। इस मत के समर्थक है कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। यहाँ देखिए, यहाँ पर पुरानी हिंदी के समर्थक तो ये है, राहुल सांकृत्यायन का भी पुरानी हिंदी से जुड़ाव है, रामचंद्र शुक्ल जी का भी पुरानी हिंदी से जुड़ाव है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है, ये उन्हीं ने कहा था ना। तो ये तीनों का इससे संबंध है पुरानी हिंदी से। तो यहाँ ऑप्शन में देखना है 1 2 4, 1 2 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, राहुल सांकृत्यायन का है, रामविलास शर्मा का है या चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है? तो इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ली गई हैं क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही। यह कथन किसका है? अपभ्रंश के भीतर आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की पुरानी रचनाएं भी ली गई हैं क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही है। यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल जी का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या राम स्वरूप चतुर्वेदी का? तो इसका आंसर सही क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल जी का, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत सारा कथन प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की उद्धत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह कथन किसका है? सिद्धों की उद्धत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह कथन किनका है? चंद्रधर गुलेरी का, रामचंद्र शुक्ल का, राहुल सांकृत्यायन का या रामविलास शर्मा का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत सारा कथन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कलिकाल सर्वज्ञ उपनाम से प्रसिद्ध कौन थे? यानी इनमें से किस कवि को कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है? लक्ष्मीधर, चतुर्मुख, आचार्य हेमचंद्र या अब्दुल रहमान? तो कलिकाल सर्वज्ञ किनको कहा गया है? तो आचार्य हेमचंद्र को कहा गया है। किनको कहा गया है? आचार्य हेमचंद्र को कहा गया है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के मुख्य तीन बंद हैं, दोहा बंद, चौपाई बंद, पधड़िया बंद, गेय पद बंद। तो देखिए, चौपाई बंद की चर्चा अपभ्रंश में नहीं है। तो 1 3 4 मेरा ऑप्शन कहाँ है? 1 3 4 ये मेरा सही आंसर है। यानी अपभ्रंश में तीन मुख्य बंद थे, दोहा बंद, पधड़िया बंद और गेय पद बंद। चौपाई बंद अपभ्रंश में नहीं है। अगला, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? अपभ्रंश में अब्दुल रहमान नामक 11वीं शताब्दी के कवि का लिखा हुआ एक विरह व्यापक रासक ग्रंथ मिला है। हिंदी साहित्य के परवर्ती साहित्य में रासो जाति का अनेक गेय काव्य मिलते हैं। तीसरा है, रासक एक छंद का नाम भी है। शुरू में इस श्रेणी की रचनाओं में रासक छंद का प्राधान्य होता था। या पृथ्वीराज रासो रासक छंद का प्रयोग सर्वाधिक है। इनमें से कौन सा सही है? सही विकल्प को छांटना है। तो यहाँ देखिए, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा विकल्प भी बिल्कुल सही है।
तीसरा देखते हैं, तो तीसरा विकल्प भी लगता है जहां तक हमें सही ही है। पृथ्वीराज रासो रासक छंद का प्रयोग हुआ है, इसमें थोड़ा डाउट है, यानी रासक छंद का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में वीरता का वर्णन है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो में रासो शब्द का, रासक छंद का प्रयोग सर्वाधिक ना होकर कम प्रयोग हुआ है। कम प्रयोग हुआ है, किसमें ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो संदेश रासक में ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी सही है। तो 1 2 3 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश के लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह कथन किसका है? यह कथन तो सब कोई जानते, बहुत ही प्रचलित रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, और ये सभी लोग जानते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल जी का। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। सही कथन को हमें चुनना है। हिंदी साहित्य परंपरा के पहले कवि सरहप्पा भोग में निर्वाण या काया में तीर्थ देखते हैं। दूसरा कथन है, चंदबरदाई और विद्यापति क्रमशः वीर और श्रृंगार तथा भक्ति और श्रृंगार के समरस करते हैं। तीसरा है, नाथ परंपरा योगियों को राजा बनाती चलती है। चौथा है, जैन कवियों का दृष्टिकोण सीधा सरल है, जो अपनी धर्म साधना में किसी अन्य तत्व को नहीं मिलाते। तो 4 विकल्प है। अब इन 4 विकल्प का कूट भी दिया हुआ है, क्योंकि देखते होंगे यूजीसी नेट अब तो सभी प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार का कूट देखने को मिलता है। तो इसमें मिलाएंगे, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा ये भी सही है, तीसरा नाथ परंपरा में योगियों को राजा बनाती चलती है, ये सही नहीं है, चौथा सही है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, 1 2 4 1 2 4। ये 1 2 4 जो है इसका सही विकल्प है, यानी पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा चौथा विकल्प क्या था, सही था। अगला प्रश्न है, धर्म और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, भक्ति और श्रृंगार के द्वंद्व में ही सिद्धनाथों की बानियां विविध रासों काव्य और विद्यापति के पद जन्मते हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, या राम स्वरूप चतुर्वेदी का? तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा, तो डी, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने ऐसा कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यह कथन किसका है? यानी कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यह कथन किनका है? यह कथन किनका है? तो यह भी कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का ही है। अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आ सकते। यह विचार किनका है? तो यह विचार सभी लोग जानते हैं, यह अक्सर सिद्ध और योगी पर आलोचना करने वाले विद्वान सबसे प्रसिद्ध हैं रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई, 85 अपभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई, या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। यहाँ क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे
साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई या पेचासी अपभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न जो है दोहा से जुड़ा हुआ है। घोर अंगारे चंदमणि जिमी जिमी उजो करई परम महासुख सुह एखु कने दुरई अशेष हरई। उपर्युक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? महासुख महासुख का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजयानियों का परिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है या महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो इसमें सही आंसर को हमको छांटना है। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव सही है। अब महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, यह गलत कथन है क्योंकि महासुख निर्वाण प्राप्ति में कोई बाधक नहीं है। तो 1 2 3 कहाँ मेरा ऑप्शन है? तो मेरा ऑप्शन है 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी। अक्सर ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछते हैं, विद्यार्थियों से यही गलतियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा का क्या अभिप्राय है? सिद्ध हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग या सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरिक्ति। तो आपको पता है सिद्धों में महामुद्रा का अर्थ क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न था। तो इसमें स्त्री संसर्ग को इससे जोड़ा गया है। जब सिद्ध साहित्य आप पढ़िएगा, सिद्धों के बारे में पढ़िएगा तो महामुद्रा शब्द आएगा, वो किस लिए था? तो स्त्री संसर्ग, ये शब्द प्रचलित था स्त्री संसर्ग से। अगला प्रश्न है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? पहली शताब्दी, छठवीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 11वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किसकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? बहुत आसान प्रश्न है और इसका सही जवाब है सिद्ध साहित्य ना, सिद्धों का भाषा संध्या भाषा था। कहीं संध्या मिलेगा, कहीं संध्या मिलेगा। अब काल क्रम की दृष्टि से आदिकालीन कवियों का सही अनुक्रम है हेमचंद्र, सरहप्पा, पुष्पदंत, अवधमान, जिसे अब्दुल रहमान भी कहते हैं। सरहप्पा, पुष्पदंत, अवधमान, हेमचंद्र, पुष्पदंत, अवधमान, हेमचंद्र, सरहप्पा, अवधमान, हेमचंद्र, सरहप्पा, पुष्पदंत। तो सबसे पहले कौन होंगे? दिमाग लगाइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले कौन होंगे? सबसे पहले सबको पता है हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा माने जाते हैं, तो सबसे पहले यही आएंगे सरहप्पा। अब सरहप्पा के बाद देखिए इधर कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले सरहप्पा, फिर पुष्पदंत, उसके बाद अब्दुल रहमान, फिर हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पंक्ति है, पंडित सवल सत बखानी 9 लख पतारी आके नाचे 12 बरिस ले कुकर जीवे बजी घोर निशान चहो दिसी चहुआन चहो दिसी। अब यहाँ देखिए सबसे पहले जो जानते हैं उसको देखिए आसान वाला पहले आपको मिला लेते हैं। तो 12 बरस ले कुकर जीवे, 12 बरस ले कुकर जीवे किनका है? तो जगनिक का है, प्रसिद्ध है। तो ये तो जगनिक से हो गया, यानी इसका क्या हो जाएगा? 5वां। उसके बाद पंडित सयल सत्य बखा नहीं, पंडित सयल सत्य बखा नहीं। अब पंडित का बात है तो सरहप्पा का हो गया, तो इनका क्या हो गया? ये का तीसरा। आगे 9 लख पात्री आवे नाचे, 9 लख पात्री आवे नाचे, 9 लख पात्री आवे नाचे। तो ये किनका है? तो गोरखनाथ से इनका संबंध है। तो ये क्या हो गया? ये गोरखनाथ का क्या हो गया? 1। इसका क्या हो जाएगा? 1। तो मेरा कुल मिलाकर कैसे चलेगा? ये का तीसरा, बी का पहला, सी का 5वां और डी का बच गया ना। तो ये तीनों मिलाएंगे तो चौथा अपने आप मिल जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन मिलाते हैं। ये का क्या बोले थे? फिर से एक बार देख लेते हैं। ये का
तीसरा बी का बोले थे, 9 लख पतरी ना आवे आगे नाचे, आगे नाचे, नाचने वाला किनके लिए था, गोरखनाथ। तो तीसरा पहला, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। अक्सर ये सही प्रश्न परीक्षा में आते हैं और कंफ्यूजन होता है। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, मृगावती, पदावली, पद्मावत या मधुमालती। तो किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, तो पदावली। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पदावली है, इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का क्या है, तो अनूठा वर्णन है। चलिए प्रश्न नंबर अगला है, बिसलदेव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। यानी बिसलदेव रासो जो है इसकी नायिका का नाम क्या है, तो बिसलदेव रासो की नायिका का नाम है राजमती। अगला प्रश्न है, चरिया पद के रचयिता हैं, चरिया पद के रचयिता हैं सरहप्पा, सबरप्पा, लुईपा या कुकुरिपिया, कुकुरिपा भी होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चरिया पद। याद रखिएगा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, चरिया गीत के रचयिता सरहप्पा हैं और चरिया पद के रचयिता कौन है, तो सबरप्पा हैं। याद रखिएगा चरिया गीत के रचयिता, चरिया गीत चरिया पद दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी और लोग गलत उत्तर देकर आ जाते हैं। तो चरिया गीत सरहप्पा का है और चरिया पद सबरप्पा का है। सही जवाब क्या हो जाएगा, चरिया पद के रचयिता हैं सबरप्पा। अगला प्रश्न है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है, जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है, जगनिक, भटकेदार, श्रीधर या नरपति नाल। तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो भटकेदार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, सोमप्रभ सूरी की है, हेमचंद्र सूरी की है, सारंगधर का है या मेरतुंग का है। तो किसका है, तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं सोमप्रभ सूरी। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के लेखक हैं, संदेश रासक के लेखक कौन है, नरपति नाल, अब्दुल रहमान, चंदबर दाई या जगनिक। तो संदेश रासक के रचनाकार कौन है, तो अब्दुल रहमान हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली मैथिली में हिंदी, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। यानी विद्यापति की जो पदावली रचना जिससे वो प्रसिद्ध हुए हैं, ये जो मैथिली भाषा में है, लेकिन मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी यह किस भाषा से और प्रभावित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्ला भाषा। याद रखिएगा बांग्ला भाषा से क्या है, प्रभावित है। VVI प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं। अमीर खुसरो जो हैं वो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है, आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल या भक्तिकाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदिकाल से संबंधित कवि हैं, जिनको हिंदी का यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि भी इनको माना जाता है। अगला प्रश्न है, दान वाक्यावली, दान वाक्यावली के रचयिता कौन है, दान वाक्यावली। तो दान वाक्यावली के रचयिता कौन है, तो विद्यापति। थोड़ा सा विद्यापति थोड़ा सा टाइपिंग मिस है, लेकिन दान वाक्यावली के रचयिता कौन है, तो विद्यापति हैं। कौन है, विद्यापति है ना, विद्यापति। ये क्या है, तो दान वाक्यावली के क्या है, तो रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए या इसमें से, मतलब यह जो यहाँ पर यह होगा, यह इसमें से किसका कथन है, किसने ये कहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। यह कथन किनका है, तो यह जो प्रसिद्ध कथन है, याद रखिएगा प्रसिद्ध कथन, प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुईपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है। यानी आदिकाल के अंतर्गत जो सरहप्पा हैं, लुईपा हैं, किस साहित्य से संबंधित है, ये रासो साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं, या लौकिक साहित्य। तो आपको पता होगा कि जिनके अंत में पा लगा रहता है, लुईपा, सरहप्पा, सबरप्पा, ये सभी क्या है, सिद्ध लोग थे। क्या थे, ये सभी सिद्ध ले, और सिद्धों की संख्या कितनी थी, 84 सिद्ध। सभी सिद्ध जितने थे अपने नाम के अंत में पा लगाते थे, तो ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आएंगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? तो राम भक्ति काव्य धारा आती है, रासो काव्य धारा नहीं आती है, तो सही जवाब हो जाएगा रासो काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी, कृष्ण भक्ति काव्य धारा सब भक्ति काल के ही अंतर्गत आते हैं, जबकि रासो काव्य धारा जो है वो आदि काल के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? यानी विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो किस रचना पर ये मैथिल कोकिल कहलाए रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, और उन्हीं को माना भी गया है। तो इनकी रचना है पदावली। पदावली जो मैथिली भाषा में है, इसी के आधार पर ये मैथिल कोकिल कहलाए। अगला प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रजयानी सिद्ध से। ब्रजयानी सिद्ध से। अगला प्रश्न है, जो हाल मिसकी मकुम तगाफुल दुराई नेना बनाई बत्तियां, यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसके रचनाकार अमीर खुसरो हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं, यानी ये किनका रचना है? निर्भय भीम व्यायोग। तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभ सूरी या रामचंद्र सूरी। तो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? लेखक यहाँ होगा, माफ कीजिएगा, लेखक होगा, लेखक है तो ये रामचंद्र सूरी की रचना। किसकी है? रामचंद्र सूरी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा के योगिनी नहीं बल्कि एक योगी का है? अब यहाँ जितने भी है सिद्ध परंपरा के, यहाँ पर सभी योगिनियों का नाम दिया हुआ है, जिसमें एक योगिनी का नाम नहीं है। तो मणिभद्रा योगिनी है, कनकलापा योगिनी है, लक्ष्मीकारा योगिनी, पुतलिपा जो है ये योगी है, योगिनी नहीं है, ये योगी है। अगला प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? हिंदवी शब्द का, हिंदी साहित्य में हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? रामचंद्र शुक्ल ने, इब्न बतूता ने, अबू सईद ने या बदायूनी ने? तो हिंदवी शब्द का हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं अबू सईद। अगला प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नख सिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं के नख सिख वर्णन से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल, कुवलई माला कथा या वर्ण रत्नाकर? तो कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं के नख सिख वर्णन से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो ग्रंथ हो जाएगा राउल बेल। कौन सा हो जाएगा? राउल बेल, जिसके रचनाकार रोड़ा है, रोड़ा कवि जिनको माना गया रोड़ा है। और राउल बेल को चंपू काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है। और इसी में कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं के नख सिख का क्या है? तो वर्णन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI प्रश्न याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। तो विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सभी ऑप्शन के एक एक करके देख लेते हैं। ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। यह विद्यापति के संदर्भ में यह जो कथन है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश ने दो में होगा यहाँ पर, अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद्र, जोइंदू, धनपाल या सोमनाथ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ करने वाले कवि हैं जोइंदू। याद रखिएगा, जोइंदू जो हैं वो अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को
सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। तो किस काव्य धारा में ऐसा किया गया है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या लौकिक साहित्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सिद्ध साहित्य में ऐसा किया गया है। सिद्ध साहित्य काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? चंदन बाला रास, तो चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? तो आसगु हैं। कौन है? आसगु हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्यापति ने कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा? मैथिली भाषा में, तो मैथिल कोकिल वो कहलाए हैं और किस रचना से? तो पदावली से। पदावली से ही वो प्रचलित हैं, जिनके चलते वो मैथिल कोकिल कहलाए। अब विद्यापति जो मैथिली भाषा में लिखे वो कौन सी रचना है? तो उनका विद्यापति पदावली है। अगला प्रश्न है, पउम चरऊ में किसका वर्णन है? पउम चरऊ में किसका वर्णन है? शिव की, सीता की, भरत की या राम की? तो पउम चरऊ में कहा जाए तो मुख्य रूप से राम का वर्णन है, क्योंकि पउम चरऊ जो है अपभ्रंश भाषा का ये प्रथम रामायण इसे माना जाता है। और इसके रचयिता कौन है? स्वयंभू की ये रचना है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि या महाकवि माना जाता है। और ये पउम चरऊ उन्होंने जो लिखा था वो राम का था, यानी रामायण था, अपभ्रंश भाषा का रामायण था, तो इसमें राम का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है? अमीर खुसरो की पहेलियां या मुकरियां किस भाषा में है? तो खड़ी बोली में है। किस में है? खड़ी बोली में। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का अर्थ है? डिंगल भाषा का अर्थ है अवधी और बरत से के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी या अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। यही सही जवाब होगा। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल और अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा पिंगल कहलाता था। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासो के रचनाकार कौन है? हमीर रासो शुक्ल जी के अनुसार, यानी रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासो के रचयिता कौन है? बहुत ही बढ़िया ये भी प्रश्न आ गया है। तो शुक्ल जी ने हमीर रासो के रचयिता किसे माने हैं और हमीर रासो के रचयिता है कौन? तो यही आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारंगधर। क्या हो जाएगा? सारंगधर। सारंगधर जो है वो हमीर रासो के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो विद्यापति में यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के अनुसार जो विद्यापति है मैथिली भाषा में काव्य रचना की। ऐसे विद्यापति 3 भाषा का प्रयोग किए थे, तो उसमें से मैथिली भाषा इनका जो प्रसिद्धि का आधार है। यहाँ पर ऑप्शन में मैथिली भाषा है, तो विद्यापति ने मैथिली भाषा में काव्य रचना की। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? यानी अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द कहा? तो उन्होंने हिंदी के लिए हिंदवी कहा। क्या क्या कौन सा शब्द का प्रयोग किया अपने काव्य रचनाओं में, या फिर उन्होंने क्या कहा? हिंदी के लिए हिंदवी शब्द को उन्होंने क्या दिया? तो बढ़ावा दिया। तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? तो हिंदवी शब्द, याद रखिए यहाँ प्रयोग होगा। हाँ, अगला प्रश्न अब आ गया, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह जो कथन है यह किस विद्वान का यह मत है? तो यह मत पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है। अगला प्रश्न है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। ये पद्मावती के विषय में है, यहाँ पर नहीं, पद्मावती के विषय में, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। तो पद्मावती के विषय में यह कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राहुल सांकृत्यायन का या गणपति चंद्र गुप्त का? तो यह कथन किनका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो है। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना गया है? इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना गया है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्मा प्रकाश या पाहुड़ दोहा? तो लौकिक चरित्र काव्य किसे माना गया है? तो भविष्यत कहा को माना गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया? वही प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हो गया, तो इसका जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, है ना। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया, जिसके रचनाकार कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं, जिन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि भी माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। और ये किनके अनुसार है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है, याद रखिएगा। तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो भी कुछ है वो सबको सर्वसम्मत भी माना गया है। अगला प्रश्न है, कुमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो कुमासवध जो है वह पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना, याद रखिएगा। किस ग्रंथ की? तो पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा होगा, है ना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार यानी कौन है, यानी इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माने हैं? तो हिंदी का पहला कवि माने हैं उन्होंने स्वयंभू को। किसे माने हैं? स्वयंभू को। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? तो पृथ्वीराज रासो में समय कहीं समय मिलता है, कहीं सर्ग भी देखने को मिलता है, कहीं अध्याय भी देखने को मिलता है, कहीं कांड भी देखने को मिलता है, कहीं खंड भी मिलता है। तो पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं, अर्थात कितने उसमें सर्ग हैं यानी समय है? तो 69, याद रखिएगा। 69 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह आ चुका है। आज का अंतिम प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी से पुरानी हिंदी का संबंध है। किसका संबंध है? पुरानी हिंदी का। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। क्या कहा है? पुरानी हिंदी। अभी आदिकाल बहुत दिनों तक चलेगा, पूरा निचोड़ एमसीक्यू आदिकाल से देखेंगे। आदिकाल के बाद भक्ति काल में जाएंगे, भक्ति काल के बाद आधुनिक काल, उसके बाद जितने भी गद्य हैं हिंदी साहित्य की, जितने भी गद्य विधाएं, सबसे एमसीक्यू देखेंगे, यानी पूरा निचोड़ होने वाला है। तो जितने भी साथी हैं, जो बीपीएससी के साथी हैं, जो टीआरई 4.0 की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि बीपीएससी बिहार स्टेट का रिजल्ट आ ही गया, तो सभी लोग तैयारी में लग ही गए हैं बीपीएससी की, तो उसका भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए सभी तैयारी में लग गए हैं। और तैयारी में लग गए हैं तो प्रतिदिन आप एमसीक्यू करें, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को लगातार देखते रहें, ताकि आपके दिमाग में सारे प्रश्न बैठते जाएं। और हम पूरा निचोड़ एमसीक्यू करेंगे, यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाइएगा तो आपको यहाँ से एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे।